तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले आप सब सुनने वालों को, हमारे सब श्रोताओं को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, देखने वालों को दिवाली की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके लिए अच्छा सुखदाई हो। आप सब लोग अच्छी सेहत में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी सबके लिए यही प्रार्थना है, दुआ है। अच्छे काम करते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए और मिलजुल कर आगे बढ़ने की लालसा रखिए। बुरे कामों से बचिए, अच्छाई का साथ दीजिए, इंसाफ के लिए लड़िए, बेइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद कीजिए। ये हमारा आज का मैसेज होगा आप सबको। एक बार फिर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। धन्यवाद। दूसरी आपसे जो जरूरी बात करनी थी कि हमने जो कांजोर गांव का किस्सा शुरू किया था उसमें थोड़ी रुकावट इस त्योहारों की वजह से आई है। धनतेरस था, दिवाली है। हमारे वो 3 लोग जो हमसे लगातार बात कर रहे थे, बहुत सारा मटेरियल हमें भेजा था, वो अपने अपने गाँवों में, जो उनको पुश्तैदी गाँव हैं, 2 लोग उनमें से कोंकण एरिया में अपने घर गए हैं और एक हमारे मित्र वो पूना में अपने परिवार के साथ, पूरी फैमिली उनकी वहाँ पे है, तो वहाँ गए हुए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 2-3 दिन रुकिए, वापस मुंबई आके आपको नई फोटोग्राफ्स और कुछ और जो मटेरियल उनके पास है वो देंगे, और जो पहले भेजा हुआ उसमें जो हमें कुछ जो और क्लैरिफिकेशन चाहिए थी उसका खुलासा करेंगे। तो उनकी अपना काम है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते। तो उनके आने तक एक एक करके आने वाले 2-3 दिन में सब लोग वापस आ जाएंगे। स्कूल कॉलेज भी मुंबई में बंद हैं, तो इसलिए सबको मौका मिला है अपने घरों में जाने का। उन सबको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। जल्दी अपने काम खत्म करके वापस आएँ ताकि कांजोर गाँव का किस्सा दोबारा से शुरू किया जा सके। लेकिन इसी बीच में मेरे एक पुराने मित्र जो थाना से रिटायर हुए, क्राइम ब्रांच में बहुत साल काम किया, उनको मैंने कुछ दिन पहले बेनती की थी, रिक्वेस्ट किया था कि कुछ अच्छे किस्से जिनके साथ पूरी डिटेल उनके पास हो वो हमें भेजें। उन्होंने अपना नाम तो देने से मना किया, बोलते कोई बात नहीं, मटेरियल आपको दे दिया, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने जो मेरे पास स्टेटमेंट भेजी हैं उन 4 पुलिस वालों की, मैं पढ़ के खुद दंग रह गया। एक एक डिटेल उन स्टेटमेंट से, और उन स्टेटमेंट्स की वजह से उस केस के जो 5 एक्यूज थे उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, और उसके बाद हाई कोर्ट में जो अपील की गई उन क्रिमिनल से उसको खारिज किया गया, सज़ा बरकरार रखी गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनके बयान सही पाए गए। और आज हम उन बयानात की वजह पे उस कहानी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो 1993 में हुई थी, और वो किस्सा था अरुण गावली की किलिंग मशीन, तानिया कोली के मर्डर का किस्सा। पहले आपको एक बार सुना चुके हैं, लेकिन जो अभी डिटेल सामने आई है इन 4 पुलिस वालों के बयान पढ़ के, जिनके सर पे सुप्रीम कोर्ट तक ये केस सफल हुआ, उसकी आज बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जरा ध्यान से सुनिए। 17 सितंबर 18 सितंबर 1993 तानिया कोहली को अमरावती जेल जो नागपुर के पास है वहाँ से मुंबई की सेशन कोर्ट में एक केस के सिलसिले में तारीख पे लाया जाता, और वो पेशी उनको विदर्भा एक्सप्रेस से लाया जाता है, और वहाँ से उसको सीधा सेशन कोर्ट ले जाके उसकी पेशी करवा दी जाती है, जहाँ उसको आने वाले कुछ 12-13 दिन का और जुडिशल रिमांड बढ़ा दिया जाता है, और 2 अक्टूबर 93 को उसकी अगली तारीख की
अनाउंसमेंट की जाती है। 18 तारीख को जो पेशी थी, 18 सितंबर को, 2 अक्टूबर की अगली पेशी सुनाई जाती है और उसको उस स्कॉट पार्टी के हवाले कर दिया जाता है जो उसको नागपुर अमरावती से विदर्भा एक्सप्रेस पे लेके आए थे। और वही विदर्भा एक्सप्रेस वापस वीटी स्टेशन से शाम को 7 साढ़े 7 बजे चलती है विदर्भा मीन्स नागपुर जाने के लिए। और नागपुर से एक स्टेशन पहले जो पड़ता है वो है अमरावती स्टेशन, जहाँ की जेल में तानिया कोली को लेके जा रहा था। अब सेशन कोर्ट की हियरिंग के बाद ये तीनों जो हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जिनके नाम थे मिस्टर निरापुरे, उनके साथ हेड कांस्टेबल मानकर और तीसरा कांस्टेबल भाटकर, ये तीनों कांस्टेबल एस्कॉर्ट करके, जिनके पास अपने अपने हथियार थे और जो निरपुरे था उसके पास एक कारबाइन थी जो लोडेड थी, इसको एस्कॉर्ट पार्टी में निरपुरे, मानकर और भाटकर, ये 3, एक हेड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल, उसको लेके आते हैं। सेशन से एक टैक्सी की जाती है, जो टैक्सी वीटी के पास जो किला कोर्ट है वहाँ पे तानिया कोली के वकील को मिलना था। तानिया कोली ने अपने वकील को, तो वहाँ वकील के साथ मुलाकात करवा के उसको रोड क्रॉस करके ये लोग वीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस ले जाते हैं वापस उसको अमरावती लेके जाने के लिए। तो 7:30 के करीब ये ट्रेन वीटी स्टेशन से छूटती है और ये तीनों तानिया कोली को लेके, जो इंजन होता है ट्रेन का, उसके बिल्कुल पीछे वाला पहला डब्बा, उसको स्पेशल डब्बा बोलते हैं, जिसके आधे एरिया में लगेज रखा जाता है और एक छोटा सा पोर्शन खाली होता है रेलवे स्टाफ के लिए, जहाँ पुलिस के लिए जिस किस्म के सरकारी अधिकारी जिनको लास्ट मोमेंट पे जाना होता है रेगुलरली, ये इनका इंटरनल अरेंजमेंट है। उसको स्पेशल डब्बा भी कह देते हैं। बिल्कुल इंजन के पीछे वाला पहला डब्बा, स्पेशल बोगी, उसमें ये तीनों कांस्टेबल तानिया कोली को लेके बैठ जाते हैं। अब देखिए प्लानिंग कितनी अच्छी थी। जो आदमी किलर अमरनाथ गैंग के 5 लोग, वो भी उसी ट्रेन में किसी और डिब्बे में बैठ के जाते हैं और उनके पास मुंबई से नासिक तक की इसी विदर्भा एक्सप्रेस की टिकट्स थी। बिना टिकट ट्रैवल नहीं किया उन्होंने। जो लोग पहले कहते थे कि जी वो लोग कल्याण में इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे गाड़ी पहुँची तो ये हुआ वो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनमें से 2 लोगों के पास से बॉम्बे टू वीटी टू नासिक की रेलवे टिकट विदर्भा एक्सप्रेस की मिली। 3 जो लोग थे उनसे नहीं मिली। उसका कारण ये है कि 2 लोग मौके से पकड़े गए थे, उनकी तलाशी में जो टिकटें मिली, जो 3 लोग मौके से भाग गए थे उनके पास से टिकट नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कहीं फेंक दिया होगा। खैर, तो ये एक सबूत मिलता है कि ये तीनों लोग उसी गाड़ी में किसी और डिब्बे में ट्रैवल करके साथ में जाते हैं और उनको पता था कि कल्याण पे तकरीबन आधा घंटा ट्रेन रुकती है। वो वहाँ से कुछ स्टाफ भी चेंज होता है, शायद कुछ सामान भरा जाता है, कुछ खाने पीने का सामान भरते हैं। तो इस तरीके की कोई रेलवे का अपना टाइमिंग का हिसाब होता है। किसी और ट्रेन ने पास करना होता है, किसी फास्ट ट्रेन उसी रूट पे जाती है, तो इस ट्रेन को 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है। एक तो और गाड़ियाँ जो मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रही होती हैं वो तेज़ गाड़ियाँ होती हैं, स्पेशल ट्रेन जो होती है वो निकल जाती है। उसके बाद आधे घंटे में विदर्भा एक्सप्रेस को दोबारा कल्याण से छोड़ा जाता है नागपुर जाने के लिए। ये एक नया पहलू निकल के सामने आता है। अब जो कांस्टेबल थे तीनों, ये जब वीटी से बैठते हैं तो उसी स्पेशल कंपार्टमेंट में
तानिया कोली, जिसका पूरा नाम तानाजी कोली था, उसको लेके उस स्पेशल डब्बे में इंजन के पीछे वाले में बैठ जाते। उसमें 2 लकड़ी के बेंच होते हैं जिनके बीच में खाली जगह है, छोटा सा कंपार्टमेंट है, और उस छोटे डिब्बे में और कोई नहीं था। नोबडी एल्स। उसमें पैसेंजर्स अलाउड नहीं है। खाली ऑफिशियल जो होते हैं रेलवे के, पुलिस के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इस किस्म के लोग जो स्पेशल जिनको जाना होता है, बुकिंग करवाने का समय नहीं होता, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो उस खाली डब्बे में जो छोटा सा होता है, उसका बाकी पोर्शन लगेज का होता है, उसमें लगेज डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं, लेकिन उसका दरवाज़ा अलग होता है। उस कंपार्टमेंट में बैठ के तानिया कोली की हथकड़ी जो है वो उस कंपार्टमेंट में जो खिड़की थी उसके साथ लगा दी जाती है ताकि वो भागे नहीं, एक हाथ उसका खाली रहता। उसके साथ कांस्टेबल कांस्टेबल भाट कर बैठते हैं, हेड कांस्टेबल, और साथ में सामने वाला जो बेंच है उस पर जो निरापुरे वो और कांस्टेबल मानकर वो बैठते हैं। तो 4 आदमी, 2 एक तरफ, एक एक्यूज, 3 पुलिस वाले। कल्याण स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी रुकती है, 2-4 मिनट के बाद अचानक खिड़की में से, जिस खिड़की में तानिया कोली बैठा होता है, वहाँ से एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है, जिसमें गोलियाँ तानिया कोली को लगती हैं, भाट को लगती हैं और मानकर को लगती हैं। लेकिन ये जो तीसरा कांस्टेबल है निरापुरे, वो क्योंकि तानिया कोली की साइड में था, दूसरे कांस्टेबल की साइड में था, उसको गोली नहीं लगती और उसके पास कार्बाइन थी फुली लोडेड। और अचानक जैसे गोली चलती है, तानिया कोली को गोलियां लगती हैं, तो वो दोनों सीटों के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे गिरता है और उसका हाथ ऊपर लटका रहता है हथकड़ी। हफड़ा दफड़ी मचती है और वो समय कल्याण स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे थी और जैसे ही इंजन होता है तो जो निरापुरे जिसके पास कार्बाइन थी वो इन लोगों को देखता है, गाड़ी से जिन लोगों ने फायरिंग किया था उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, और साथ में जो रेलवे पुलिस के कांस्टेबल प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे उनको बताता है कि ऐसे कुछ लोगों ने गोलियां चलाई हैं, हमारे साथी इस डब्बे में इंजन है, आप उनको जरा आप देखिए और मैं इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और अपनी स्टेटमेंट में निरापुरे ने पुलिस को और बाद में कोर्ट को बताया कि भले ही उसके पास गन थी पर उसने फायर ओपन नहीं किया क्योंकि भीड़ इतनी थी कि बहुत सारे लोगों को गोलियां लग जाती। मैं नहीं चाहता था बेगुनाह लोगों को इंजरी हो, लेकिन तभी उसने अपना जो बाकी लोग भीड़ में मिक्सअप हो गए, 5 में से 2 आदमी जो थे वो पिन पॉइंट करते हुए वो प्लेटफॉर्म के साथ जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पे जंप करते हैं तो खाली जगह देख के फायरिंग होती है और उनमें से एक आदमी को गोली लग जाती, दूसरे आदमी को प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पीट पीट के बेहोश कर दिया और 3 आदमी वहाँ से भाग गए। अब इतनी हफड़ा दड़ी में निरापुरे वापस आता है, अपने जो इंजर्ड साथी होते हैं उनको, रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर मराठे उनको साथ में लेके कांस्टेबल बाकी सब, इनको इमीडिएटली जो कॉरपोरेशन हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर तानिया कोली को ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया जाता। लेकिन जो पुलिस वाले थे रेलवे पुलिस के, वो इन लोगों को पकड़ने के लिए अपना काम जारी रखते हैं जब निरापुरे अपने साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके साथ ही जो रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर मराठे जो इंचार्ज थे वहाँ
प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, वो साथ लगते सिविलियन पुलिस स्टेशन जिसको कोलसेवाड़ी कहते हैं, उसके सीनियर को फ़ोन करते हैं कि इस तरह हमारे यहाँ फायरिंग हो रही है और कुछ लोग भाग के कोसलेवाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। तो वहाँ की पुलिस इमीडिएटली अपनी पेट्रोलिंग पार्टियों को वायरलेस मैसेज देते हैं और सामने से कोलसेवाड़ी से जो एक टनल आती है, टनल नंबर 2, जो रेलवे ट्रैक जिसके नीचे से गाड़ी निकलती है टनल के नीचे से, उस तरफ ताकि जल्दी वो मौका वारदात तक पहुंच सके थे। वो ट्रैक का रास्ता लेके आ रहे होते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा हफड़ा दफड़ी मची होती है। और जैसे ही कोलसेवाड़ी की पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल उस टनल में घुसते हैं तो उनको सामने 2 आदमी एक इंजर्ड आदमी को अपने कंधों के सहारे उसको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। लेकिन टनल की दूसरी तरफ जब उन लोगों ने देखा कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं तो वो अपने साथी को छोड़ के भाग जाते। अब वो साथी जो इंजर्ड था, जिसके पाँव में गोली लगी हुई थी, वो कोई और नहीं था, वो नीलेश अजगांवकर था, जिसकी स्टोरी हमने कुछ महीने पहले की थी। और जो आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेहोश पाया गया था, जिसको मार मार के लोगों ने बेहोश कर दिया था, उसका नाम बताया गया दीपक नायक अलियास कालिया अलियास पोटिया अलियास शॉर्टी। इतने सारे उस नाम से वो जाना जाता था। अब ये 2 आदमी पकड़े गए, 3 आदमी फरार हो गए, जो इनको छोड़ के अपने साथियों को भाग गए। उस भागदड़ में मौका मिल गया। 2 आदमी तो टनल से भागे, तीसरा आदमी स्टेशन से ही, प्लेटफॉर्म से इनसे शायद अलग हो गया कहीं। खैर, तो पूरी कागजी कार्रवाई करके इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके FIR 43 ऑफ 1993 दाखिल हो जाती है। उसके बाद सप्लीमेंट्री FIR का चार्जशीट वगैरह होती हैं 44 की 45 तक। तो ये केस कोर्ट में चलता है और बड़ा लंबा केस चलता है। और कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जब गवाही होती है तो ये सब लोग अपना अपना बयान लिखाते हैं। और जो डिफेंस के जो वकील होते हैं वो पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताते हैं। अब जब इस आदमी को, नीलेश अजगांवकर को, टनल नंबर 2 रेलवे ट्रैक पे पकड़ा गया, जो तकरीबन काफ़ी दूर पड़ती है वहाँ से, कल्याण स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, लेकिन वो इंजर्ड था, तेज भाग नहीं सका, इसलिए पकड़ा गया। उसका जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक 30.38 बोर का रिवॉल्वर, पिस्टल नहीं रिवॉल्वर मिला, जिसमें से 4 गोलियां चली हुई थी और 2 जो थी वो अभी तक चली नहीं थी। तो 4 खाली गोलियों के खोल मिले और 2 लाइव बुलेट्स उसके पास से रिकवर हुई और टिकट रिकवर हुई और बाकी और जो छोटा मोटा सामान, पैसे वैसे, आई कार्ड नकली जो रखे होते। और जो दीपक नायक था उसकी जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से भी VT to नासिक की ट्रेन टिकट मिलती और साथ में और सामान और ये। अब जब केस चलता है 2007 में, 14 साल के बाद तकरीबन इनको स्थान में 4 साल के बाद 97 में 4 साल के बाद इनको उम्र कैद की सज़ा सेशन कोर्ट से हो जाती है। अब उसके बाद असली ड्रामा शुरू होता है जो आज तक कहीं नहीं बताया गया। हाई कोर्ट में जब अपील की जाती है अमर नायक की तरफ से या उसके लोगों की तरफ से, अब ये तो 2 गरीब आदमी थे, वो कहानी हम आपको सुना चुके हैं, कितना गरीब परिवार है। ये वही नीलेश अजगांवकर है जो बेल मिलने के बाद, पैरोल मिला, पैरोल के बाद अपने गांव में वापस आता है, जिम चलाता है, बॉडी बिल्डर बन जाता है, लोगों को सुधारता है। लेकिन अचानक 13 साल के बाद
फिर पकड़ा जाता है और फिर उसको वापस जेल जाना पड़ता है। और आज भी वो उसी अमरावती जेल में है जिस जेल में तानिया कोली को ले जाया जा रहा था। वो कहानी हम सुना चुके हैं। तो जब इन लोगों का हाई कोर्ट में अपील हुई तो अमरनाथ कंपनी ने जो वकील खड़ा किया, उस जमाने के जो टॉप के क्रिमिनल साइड देखने वाले एडवोकेट होते मिस्टर मुंदरगी, बहुत बड़े वकील थे और बड़े काबिल, महंगे भी थे लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत थे। उनको खड़ा किया जाता है दो गरीब लोगों का केस हाई कोर्ट में लड़ने के लिए कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि जो 3 लोग भाग गए थे वो तीनों सेशन कोर्ट से बरी हो गए थे। तीनों एक्यूज नंबर 3, 4, 5। एक्यूज नंबर 1 was दीपक नायक, एक्यूज नंबर 2 नीलेश अधिगांवकर, और तीनों बरी हो जाते हैं। दोनों को उम्र कैद होती है। वो भी एक लंबा किस्सा है, क्यों बरी हुए उसमें बाद में कहीं जाएंगे। तो हाई कोर्ट में मिस्टर मुंदरगी ये प्ली लेते हैं कि देखिए जज साहब, डबल बेंच केस था हाई कोर्ट का, 2 जज बैठे थे, मिस्टर काकड़े और एक और जज थे, उनका नाम भूल गया मैं। तो कहते हैं कि मेरे दोनों जो एक्यूज थे इनका इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं। ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने 5 में से 3 लोगों को तो छोड़ दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं, प्रोसिक्यूशन अपना केस सिद्ध नहीं कर सकी उनके खिलाफ। लेकिन ये मेरे 2 जो क्लाइंट हैं इनको निशाना बनाया गया। पुलिस ने अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए इनको ऐसे ही पकड़ लिया। तो वहाँ पे वो उस टिकट का स्टैंड लेते हैं कि जो दीपक नायक है उसकी मौसी कल्याण में रहती है और इसलिए वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था, उसको तो ऐसे ही पकड़ दिया, लोगों ने मारा और बेहोश हो गया। और दीपक अपनी स्टेटमेंट में कोर्ट को कहता है कि मैं तो भीड़ भाग रही थी, मैं भी भाग रहा था, मुझे पता नहीं था क्या हुआ, अचानक मेरे सर पे ज़ोर से कोई चीज़ लगती है और मैं वहाँ बेहोश होके गिर जाता हूँ। मुझे तो होश हॉस्पिटल में जाके आती है, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। और वो अपनी टिकट का और ये दूसरा आदमी अपनी उस टिकट का हवाला देते हैं कि दीपक नायक की मौसी कल्याण में रहती है और आगे किसी गांव में हो तो उसको मिलने जा रहा था। और इसी किस्म का बहाना नीलेश गांवकर के लिए लगाया गया कि उसका कोई रिश्तेदार रहता है, वहाँ जाता है। लेकिन जो सरकारी वकील थी वो लेडी थी, उसका मैं नाम भूल गया अभी, चौहान थी, लेडी पीपी, सीनियर पीपी। उन्होंने कहा कि जज साहब हाई कोर्ट को कि मुंदरगी साहब बहुत बड़े वकील हैं लेकिन इनको थोड़ी गलती हो गई। अगर दोनों एक्यूज को कल्याण में अपने रिश्तेदारों को मिलने जाना था तो उनके पास मुंबई बीटी से कल्याण की टिकट होनी चाहिए थी। ये नासिक की टिकट क्यों लिया जो बहुत आगे जाके आता है? तो बड़ा वैलिड पॉइंट था। इस एक पॉइंट से मुंदरगी जैसे बड़े वकील का पूरी जो डिफेंस उन्होंने आगे क्रिएट करनी थी, जो पूरी कहानी बनानी थी, वो इस एक ही पॉइंट से मार खा जाती। बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। तो जजेस ने वो जजमेंट की कॉपी भी मुझे भेजी, मेरे एसीपी साहब, रिटायर्ड एसीपी जी ने। तो जज साहब ने कहा कि देखिए ये बात सिर्फ एक, मुंदरगी साहब ने ये भी कहा कि नोटोरियस क्रिमिनल था तानिया कोली, 2-3 बार के ऊपर एनएच से लगा। तानिया कोली ने 1989 में उस समय के पुलिस कमिश्नर मिस्टर वी के सलाफ के खिलाफ एक केस भी किया था कि मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हैं, एनएचए का ऑर्डर क्वैश करने के लिए। लेकिन तभी क्वैश नहीं हुआ, इसको एनएचए में डिटेन करना पड़ा। उसके बाद ओवरऑल डिटेन हुआ एनएचए में तानिया कोली, बहुत साल जेल में भी काटी अरुण गवली के साथ। तो ये पूरा केस डिस्कस हुआ। तो इनका कहना ये था कि तानिया कोली एक नोटोरियस क्रिमिनल था, उसकी हज़ारों के साथ दुश्मनी थी,
बहुत लोगों को मारा था। तो किसी भी आदमी ने क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे आके गोलियां चला के चले गए मार के। और मेरे एक तीर तो बेचारे अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहे थे, उनको आपने पकड़ लिया। खैर, केस लंबा चला, लेकिन अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी इनकी उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी और वो 3 लोग जो छोड़े गए थे उनको छोड़े रखा गया। इस तरीके से ये केस हाई कोर्ट से पुलिस के हक में हुआ। और ये चारों जो पुलिस ऑफिसर थे, ये ये हवलदार निरापुरे, जो कल्याण पुलिस स्टेशन के मिस्टर मराठे, और 2 ऑफिसर जो कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के थे, उनकी जो बयान हुए थे, जो जिन कांस्टेबल ने पकड़ा था अजगांवकर को इंजर्ड हालत में, और जो गोलियां भाटकर की बॉडी से निकली थी, वो 4 की 4 गोलियां जो थी वो अजगांवकर ने ही चलाई थी। वो जो रिवॉल्वर उसके पास से मिला था, वही गोलियों के खोल उसकी बॉडी से मिले थे। तानिया कोहली को गोलियां किसी दूसरी किलर की वेपन से लगी थी जो नहीं मिली। खैर, अल्टीमेटली ये लोग आज तक उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। 3 लोग बच गए और इतना लंबा केस, इतने महंगे वकील किए गए, लेकिन इन दोनों को बचा नहीं सके। आज उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अमर नायक इस दुनिया में नहीं है। कंपनी एक तरीके से उसकी बंद पड़ी है और इन लोगों को अब इतने साल जेल में रहने के बाद भी उनकी सज़ा माफ़ होने का कोई चांस लगता नहीं है। तो दोस्तों, इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।